गाइस आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है JLPT N5। जी हाँ, सिर्फ JLPT N5। अब JLPT N5 क्या होता है कि जो जैपनीज़ लैंग्वेज में जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं जैपनीज़ लैंग्वेज की स्टडी, तो उनके लिए जो फर्स्ट लेवल होने वाला है वो JLPT N5 से ही स्टार्ट करेंगे। बाकी वैसे तो 5 लेवल होते हैं, हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार आपको बताया कि जैपनीज़ लैंग्वेज में 5 लेवल्स होते हैं, JLPT N5, N4, N3, N2, N1, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जैपनीज़ लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ना, वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वो JLPT N5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो क्लासेस होंगी, हम JLPT N5 में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाले हैं या फिर हमारी साइड से किस किस मेन पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, तो उस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, कोच यानी ऋतिक सांदर गुदायमास हाजिमा शो। आज हम बात करने वाले हैं JLPT N5 के बारे में। उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लाइक डिफरेंट टॉपिक्स क्या हम प्रोवाइड करेंगे आपको N5 लेवल के अंदर। आज जो अभी हमारा टॉपिक होगा सारा N5 से रिलेटेड होगा। और आज जो है ना कि जो हम अपने कोचिंग सेंटर में, हमारा क्या यार आपका ये सब कुछ, कि जो ये हमारा कोचिंग सेंटर हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसमें हम JLPT N5 कराते टाइम किन किन पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं और वो पॉइंट्स आपको कैसे आपकी जैपनीज़ लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इन फ्यूचर। JLPT N5 में नहीं, बल्कि इन फ्यूचर जब आप N4, N3, N2, N1 लेवल करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो पॉइंट्स हेल्प ज़रूर करेंगे जो कि आप हमारे यहाँ पे आके सीख के जाने वाले हो। तो हमने जो पहला पॉइंट लिया है वो है क्राइटेरिया। हमने एक्चुअली अपना कुछ डिस्कस करके हमने एक क्राइटेरिया सेट किया अपनी कोचिंग के लिए, जिसमें क्योंकि हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि 10th के बच्चे, 9th के बच्चे कि सर हम भी पढ़ सकते हैं क्या, हम भी सीख सकते हैं क्या। तो यार देखो ना, हर चीज़ को ना सीखने का एक सही टाइम होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जैपनीज़, अगर आप स्कूलिंग टाइम में हो तो आप जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं सीख सकते। डेफिनेटली आप सीख सकते हो, बट बेसिक सीख सकते हो, है ना। एडवांस जैपनीज़ जो होगी ना, उसे सीखने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा उसको सीखने के लिए, है ना। और स्कूलिंग टाइम में थोड़ा अपने पर्सनल सब्जेक्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। अगर आप जैपनीज़ लैंग्वेज को उतना टाइम दोगे तो डेफिनेटली आप जो है ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आप अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक्स आप सीख सकते हो, लेकिन जो हमने अपने कोचिंग का क्राइटेरिया सेट किया है वो है कि अगर आप अगर आपने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है ना, और आप ग्रेजुएशन के लिए परस्यूइंग हो, डजेंट मैटर कि आप अगर SOL से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो ओपन से या फिर आप रेगुलर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लासेस की टाइमिंग इस तरह से होने वाली है कि उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। अगर आप रेगुलर वाले बच्चे हैं जो, वो हमारी क्योंकि नाइट की टाइमिंग्स है, ठीक है ना, तो आप नाइट में हर कोई ज्वाइन कर सकता है ना, हर कोई मोस्टली फ्री होता है। क्राइटेरिया हमारा यही होने वाला है कि हम अपनी साइड से आपसे हम यार आपको जॉब लेने में भी सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। सपोज़ अगर आप N3 तक चले जाते हैं, आप पास कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी साइड से हम जितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं जॉब लेने में तो वो करेंगे, ठीक है। अगर आप स्कूलिंग टाइम में हो तो जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्राइटेरिया हमने इसलिए सेट किया है कि सपोज़ अगर आप अभी ग्रेजुएशन परस्यूइंग स्टूडेंट हो तो आप हमारे यहाँ पे आके जैपनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, और एकदम हम अफोर्डेबल प्राइस पे क्लासेस देने जा रहे हैं जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इवन इफ अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो बच्चे भी अफोर्ड कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 2000 अमाउंट अफोर्ड करना पर लेवल के लिए, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया हमारा यही है, अगर आप स्कूलिंग टाइम में हो तो आप जैपनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हो, हम आपको सिखा देंगे, बस बेसिक्स लेवल सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन परस्यूइंग हो तो डेफिनेटली आपको जैपनीज़ लैंग्वेज सीख के बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक आप JLPT N3 तक तो पास कर ही लोगे एटलीस्ट। और अगर आप अपनी साइड से ज़्यादा पढ़ते हो तो आप N2 भी पास कर सकते हो। हम आपके सामने एकदम लिविंग एग्जांपल है कि हमने आफ्टर स्कूलिंग एकदम जैपनीज़ लैंग्वेज स्टार्ट करी, है ना। और जब तक विद ग्रेजुएशन और जब तक हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब तक हमारे JLPT N2 लेवल, N3 लेवल निकल चुके थे, है ना। और तब ग्रेजुएशन होते ही हमने जॉब ले ली, है ना। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप भी ले सकते हो। तो हमारा क्राइटेरिया यही है कि अगर आप ग्रेजुएशन परस्यूइंग हो तो आप डेफिनेटली हमारी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी मटेरियल, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात है पढ़ाया किस बुक से जाएगा। आज हम किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग कहीं पे भी चले जाते हैं, हर जगह एक बुक मिलती है, मिन्ना नो निहोंगो, सोमातो में, है ना, सब मास्टर, तो हर कोई इन्हीं बुक्स को। बट हमने अपनी
जैसे हमारे कोचिंग का प्राइस भी एकदम सबसे यूनिक है, तो हमने इसी तरीके से अपना स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन किया है। एक्चुअली हमने डिज़ाइन नहीं किया, हमने भी इधर उधर से उठाया, लेकिन वो जो बुक्स है ना, अब आप गैस नहीं कर पाओगे कौन सी बुक्स है ना। गेंग की बोलोगे आप, वो नहीं है। कांजिन मास्टर बोलोगे, वो नहीं है। मिन्ना न्योंगो बोलोगे, वो नहीं है। ठीक है ना। तो इतनी सारी बुक्स हैं। सोमातो में बोलोगे, वो नहीं है। तो एकदम डिफरेंट बुक्स आपके लिए लेकर के आए हैं। जिस बुक से देखो, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो मैंने इन जितनी बुक्स का नाम लिया, मैंने उनसे नहीं पढ़ा कभी, है ना। मुझे से कोई सजेशन भी लेता है कि यार ये वाली बुक कैसी है, वाली बुक कैसी है, मुझे पता ही नहीं वो कैसी है ना। ना मैंने कभी उनसे पढ़ा, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जिस बुक से मैंने पढ़ा, तो वो मुझे कोर्स बिल्कुल यूनिक लगता है ना। और डेफिनेटली अगर हम उन्हीं बुक को आप, मतलब मुझे तो अंदर से गट्स फीलिंग आती है कि ये बुक्स हमें डेफिनेटली आपको दिखानी चाहिए। मतलब इन्हीं बुक से अगर बेसिक कराया जाए किसी बच्चे का, तो डेफिनेटली वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जो बुक्स हैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की हैं, है ना। तो बिल्कुल स्टडी मटेरियल डिफरेंट टाइप का होगा, तो डिफरेंट टाइप की ही आपको एजुकेशन मिलने वाली है। तो एकदम स्टडी मटेरियल एकदम डिफरेंट होने वाला है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरी भी आ रही थी कि भैया N5 लेवल हम पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ाओगे। मिन्ना न्योंगो के मेरे इतने चैप्टर हो गए, ये मेरे चैप्टर बच गए हैं, इनके बारे में ये भी पढ़ाओगे क्या, ये वाले बचे हुए चैप्टर मेरे कंप्लीट करा दोगे क्या, कवर करा दोगे क्या। तो हम उन बुक्स को फॉलो ही नहीं करने वाले, है ना। लेकिन हाँ, अगर आपके छूट गए हैं तो डेफिनेटली हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देके वो आपके करा देंगे आपकी तसल्ली के लिए। बट हमारे अकॉर्डिंग अगर आप जो हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं उसको फॉलो करते रहोगे ना, तो आपको कुछ अदर स्टडी मटेरियल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं से ही आप अपना बेसिक आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपको इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यार अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आपकी जैपनीज़ लैंग्वेज की जो लर्निंग जर्नी होने वाली है ना, वो बिल्कुल आपकी एकदम चेंज करके रख देगा। क्या है वो? है कांजी, है ना। जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताना चाहते हैं कि जैपनीज़ लैंग्वेज में 3 स्क्रिप्ट होती है, हिरागाना, काताकाना, कांजी। ठीक है ना। तो 3 स्क्रिप्ट्स में से जो ये कांजी है ना, ये आपको N1 लेवल तक परेशान करेगी गाइस। अगर आपने JLPT आपने अगर N5 लेवल पे इस पर ध्यान नहीं दिया ना, कांजी वाले पोर्शन पे, तो आपको N1 लेवल तक परेशानी आने वाली है। आप हमेशा डिफ़िकल्टी फेस करेंगे कांजी में, क्योंकि ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जैपनीज़ मतलब कांजी, है ना। तो ये वाला पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांजी पे जब बच्चा JLPT N5 में होता है ना, तो कांजी पे फोकस नहीं करता, वो दूर भागता कांजी से कि मैं कांजी में नहीं कर रहा, मैं हिरागाना में लिख लूँगा, मैं कातागाना में लिख लूँगा, मैं कांजी में नहीं लिखूँगा। ठीक है, क्यों? कातागाना में भी नहीं लिखते बच्चे। हाँ, कातागाना भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती स्टार्टिंग में, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाती है वो। लेकिन कांजी अगर आप जब तक आप पर्सनली कांजी को टाइम नहीं दोगे ना, तब तक आपकी कांजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और अगर आपकी कांजी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई ना, तो आपको कभी कॉन्फिडेंस वो वाला उस लेवल तक का कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा जापानीज़ लैंग्वेज में, है ना। तो कांजी की इंपॉर्टेंस इतनी हो जाती है जापानीज़ लैंग्वेज सीखते टाइम। तो आपको उस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर कराया जाए कि आपकी कांजी पे जो आपकी कमांड है वो आपके N5 लेवल और N4 लेवल पे ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। उसके लिए हमने क्या अरेंजमेंट किए हैं कि हमारा फोकस होने वाला है आपका कांजी जो है ना, कि कांजी बच्चे को पर्सनली टाइम देके कांजी सिखाई जाए। कांजी में भी अब प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं पता होता कि कांजी की ओनियोमी रीडिंग याद करें या कुनियोमी याद करें या फिर दोनों याद करें, क्योंकि इतनी सारी रीडिंग कुनियोमी भी कई बार 4-4, 5-5 होती है, ओनियोमी भी 4-4, 5-5 होती है। अब इतनी रीडिंग एक कांजी के लिए इतनी 10-10, 15-15 रीडिंग कैसे याद करेगा बच्चा, है ना। तो स्टार्टिंग में बच्चे को वो रीडिंग्स याद कराई जाएँ जो कि स्टार्टिंग में यूज़ होती हैं, है ना। एडवांस लेवल तक जाते जाते कौन सी यूज़ हो रही है वो हमें भी नहीं पता, है ना, कोई भी यूज़ हो सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो बिगिनर लेवल है उस पर कौन कौन सी रीडिंग यूज़ होती है, अगर वो बच्चे को याद कराई जाए ना, तो डेफिनेटली आपको ना कांजी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। आप कांजी को कैरेक्टर बना के, जब तक आप पर्सनली बना के नहीं देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे बना के, तब तक आपको थोड़ा ना मज़ा नहीं आएगा कांजी पढ़ने में। तब तक आपको लगेगा कि यार कितने डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपको कांजी सही तरीके से पढ़ाई जाए ना, तो इतना मज़ा आता है कांजी मुझे तो पर्सनली इतना मज़ा आता है कांजी पढ़ने में कि, और कांजी पढ़ने का मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखता है कि अगर मुझे कोई पैराग्राफ पढ़ना हो या फिर कोई काफ़ी बार हम बिजनेस मेल्स लिखते हैं, किसी ने अगर कांजी को पर्सनली टाइम दिया है ना और सही तरीके से किसी को कांजी पढ़ाई गई, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कांजी पढ़ के। तो हमारा फोकस कांजी पे भी उतना ही रहने वाला है जितना सब बाकी चीज़ों पे रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो रीडिंग है। बट अब आप सोचोगे कि हमने पहले कांजी की बात क्यों की, हीरागाना की बात क्यों नहीं की। बच्चे ने हीरागाना याद कर ली बट उसने कांजी याद नहीं की। बट उसके जब रीडिंग की बात आती है, दोक्काइज की बात आती है, कोई पैराग्राफ रीडिंग की बात आती है,
वो कहता है मुझे तो जापानीज़ आती है, हिरागाना आती है, बट उसमें जब कांजीज आती है तो सबसे ज़्यादा इशू आता है रीडिंग्स के अंदर। तो दैट्स वाई हमने सबसे पहले बात की कांजीज की, तो हम पहले फोकस देने वाले कांजीज को, और उसके साथ साथ जो हमारी रीडिंग स्किल्स है अपने आप इम्प्रूव होएगी 100%। वही बात की अगर आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो रीडिंग करने के लिए आपकी कांजी की जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। अगर आपकी कांजी की नॉलेज स्ट्रॉन्ग है ना, आपको कांजी, आपने कांजी को सही से टाइम दिया है, सही से याद किया है, तो आपको रीडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लेकिन अब रीडिंग पे बात करें तो रीडिंग N5 लेवल पे उस लेवल के रीडिंग आर्टिकल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में बच्चों के लिए, कि उनको उस लेवल तक का मटेरियल नहीं मिल पाता। अगर आप यूट्यूब पे क्या, अगर आप कहीं पे गूगल पे कुछ सर्च करते हो, है ना, तो आपको कुछ ऐसे आर्टिकल मिलेंगे, मिक्स्ड जापानीज़ वाले मिलेंगे जिसमें बहुत एडवांस होंगे, या फिर वो आपके लेवल से बाहर के होंगे। तो अगर आप उन्हें पढ़ोगे आपको दिखेगा यार इतनी कांजी है इसमें, मैं क्या पढ़ूँ, क्या याद करूँ, तो आपको वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो बंदा वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है। तो अब N5 लेवल में बच्चों को पढ़ाया क्या जाए, तो पढ़ाने के लिए हम आपके लिए थोड़ा स्पेशल कोर्स तैयार करेंगे कि आपके लिए क्योंकि एक्चुअली हमें तो काफ़ी टाइम हो गया जापानीज़ लैंग्वेज करते करते, हमें पता है कि किस तरीके से सर्च करना है इंटरनेट पे, तो आपको उसी लेवल का मटेरियल मिले, स्टडी मटेरियल मिले, है ना। लोगों को, बच्चों को यही नहीं पता होता कि इंटरनेट पे किस तरीके से सर्च करके मटेरियल निकाला जाता है या उस तरीके का स्टडी मटेरियल सर्च किया जाता है, ठीक है। तो हम अपनी साइड से आपको आपके लेवल के रीडिंग आर्टिकल्स देंगे, आपको पढ़वाएंगे, आपसे जो आपको नहीं आता वो आपको नोट करवाएंगे, आपको जब तक जो चीज़ आती है वो तो आती है, लेकिन जो नहीं आती वो आपको सिखाने का काम किसका है, वो हमारा काम है। तो हम अपनी साइड से जितना हो सकता है आपको रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे। तो रीडिंग प्रैक्टिस करोगे तो जापानीज़ लैंग्वेज आपकी जो रीडिंग होगी वो डेफिनेटली आपकी इम्प्रूव होगी। अब हमने जापानीज़ को थोड़ा पढ़ना सीखा, हिरागाना कैरेक्टर सीखे, कांजी सीखी, फिर उसके बाद आती है कि हम कोई आदमी वही ओरली बोल रहा है और हमें उसे सुनना। हम कोई ट्रैक चलाते हैं, कोई जापानीज़ बोल रहा है, उस पर कमांड करनी। सबसे बड़ी बात होती है एक्सेंट पकड़ना। सपोज अब कोई इंडियन जापानीज़ बोल रहा है ना, और अगर स्टार्टिंग के बच्चे बताऊं, स्टार्टिंग के बच्चे जब जापानीज़ लैंग्वेज में वाताशी को बोलते हैं ना, वाताशी को वो बोलते हैं वाताशी, है ना, वो पूरे प्रोनाउंस करते हैं अच्छे। तो वो लोग जो है ना एकदम क्लियरली वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। इसमें क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से यही पढ़ाया गया, इसे वा पढ़ते हैं, इसे ता पढ़ते हैं, इसे शी पढ़ते हैं, तो वो इसी को क्लियरली पढ़ते हैं कि वाताशी पढ़ते हैं, लेकिन वाताशी नहीं होता, वो वाताशी होता है। तो वो एक्सेंट आपकी टंग में कैसे आएगा, वो तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप सुनोगे नहीं, है ना। अलग अलग बंदे को जापानीज़ बोलते हुए नहीं सुनोगे, है ना। तो लिसनिंग का पॉइंट यही है कि हम आपको जापानीज़ नेटिव जो होते हैं, जापानीज़ नेटिव हमारे पास इतने, आप कहोगे बच्चे से बात करानी है, हम आपसे बच्चे से बात करा देंगे। आप कहोगे अब किसी बूढ़े अंकल से बात करानी है जापानीज़ से, उससे बात करा देंगे। आप बोलोगे किसी कली अगर आप बोलोगे किसी कली से बात करानी है, उससे बात करा देंगे। कली नहीं, कलीग कली का मीनिंग कोई और निकलता है, ठीक है। तो नेटिव्स की प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, नेटिव हमारे पास भर के है। तो नेटिव का जो एक्सेंट पकड़ोगे ना, अब स्टार्टिंग में बंदा जैसे होता है ताबेमास, ताबेमास स्टार्टिंग में बच्चा ताबेमास बोलता है कि ताबेमास मतलब टू ईट, लेकिन वो होता है थाबेमास, है ना। थाबेमास जापानीज जब बोलेगा ना, उसे बोलेगा थाबेमास, नानी थानो, है ना। तो ऐसे उस एक्सेंट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है ना। और उस एक्सेंट को आप अपनी टंग पे कैसे लेके आओगे, वो तब तक नहीं लेके आ पाओगे जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, है ना। आप जब सुनोगे तो ऑब्जर्व करोगे, अरे यार इसको तो ये ऐसे बोल रहा है ना, उसको तो ऐसे बोल रहा है। तो वो लिसनिंग आपकी तब इम्प्रूव होगी जब तक आप किसी को बहुत ज़्यादा सुन नहीं लेते, उससे बात नहीं कर लेते, है ना। अब N5 लेवल पे यार इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती बच्चों को कि वो ऐसे लोगों से बात करें जो लोग उसी की कम्युनिटी के हैं या फिर उसकी जो प्रॉब्लम समझते हो, है ना। अगर आप N5 लेवल पे हो और आप किसी N2 के बंदे से बात करने जा रहे हो, तो वो जो है ना आपके सामने हवाबाजी दिखाएगा, है ना। आपसे मतलब नॉर्मल स्लैंग यूज़ करेगा, नॉर्मल जो एकदम कैजुअल जापानीज़ होती है वो वाली जापानीज़ यूज़ करेगा, तो आपका ना वो कॉन्फिडेंस वहीं पे लो कर देगा। तो आपको ऐसे लोगों से मिलाने का काम हमारा है कि जो आपके लेवल के हैं या फिर जो आपकी प्रॉब्लम समझ सके, आपके लेवल की कन्वर्सेशन आपसे कर सके। तो हमारे सामने इतना प्रोफेशनलिज्म दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। सिर्फ नॉर्मली कैजुअली आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम कैसे किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर आप हमारे से पर्सनली बात करेंगे, सुनेंगे, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ हेल्प करेगी कि आपको भी वैसे ही, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे हैं N3 पास कर लिया, N2 पास कर लिया, लेकिन उनकी स्पीकिंग जो है ना इतनी रद्दड़ होती है, स्पीकिंग करते टाइम उन्हें वर्ड को प्रोनाउंस ही करना नहीं आ रहा कि कैसे प्रोनाउंस करना
है ना। तो वो चीज़ क्योंकि उन्हें सिखाई नहीं गई, वो मैं उनकी गलती नहीं कह रहा, मैं गलती बोलूँगा जो जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है, उन लोगों ने उन बच्चों को यही नहीं सिखाया कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज के साथ साथ जो एक्सेंट है वो भी फॉलो करना पड़ेगा जापानीज़ का। अगर आप वो एक्सेंट फॉलो नहीं कर रहे ना तो आप जापानीज़ बोलते हुए एकदम बुरे लगने वाले हो। हाँ यही होता है डेफिनेटली भाई। अगर मैंने मतलब बहुत सारे लोग देखे बोलते हैं शक्ल अच्छी है वो भी बुरा लगेगा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जापानीज़ लैंग्वेज का मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो लिसनिंग के बारे में बात करें कि लिसनिंग आप कहाँ पे करोगे। आप हमारे साथ भी जब प्रैक्टिस करोगे तो हम जो बोलेंगे आप वो सुनोगे, तो लिसनिंग वहाँ से भी होगी, है ना। और अगर आप नेटिव्स के लिए बोलते हो, नेटिव से आप क्लासेस करोगे तो वहाँ पे भी लिसनिंग होगी। तो वो आपसे एकदम नॉर्मल जापानीज़ में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उनको आपको एक्सेंट को पकड़ना है कि वो किस एक्सेंट में किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। वो एक्सेंट एक बार आपको आ गया तो आप डेफिनेटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली लिसनिंग में। चौकाई आप जब भी करोगे आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, अच्छा ये बात कर रहा, अच्छा ये बात कर रहा, ओके ओके ओके। लाइक आप जितने भी जापानीज से मिलोगे ये नहीं कि सभी का एक्सेंट एक जैसा होगा, सभी का डिफरेंट होगा। जैसे हमारे हिंदी में कोई स्लो बोलता है, कोई फास्ट बोलता है, ऐसे ही जापानीज़ में भी तो उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा। ये मत सोचना कि अगर जो वो दोनों जापानीज़ है तो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे हमारे इंडिया में भी होता है ना यार, इंडिया में अब हिंदी, अब साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ा हिंदी को अलग तरीके से बोलते हैं, मतलब है ना, उनका बोलने का तरीका बदल जाता है। बिहार में जाओगे वहाँ पे हिंदी को अलग तरीके से बोलते हैं, तुम जम्मू कश्मीर में जाओगे वहाँ पे थोड़ा हिंदी को अलग तरीके। तो ऐसे जापान में भी बेन बोलते हैं उसे, तो जापान में भी ना बोली होती है जो है ना, तो जापान में जापानीज लैंग्वेज उसे बेन बोलते हैं। तो अगर जैसे प्लेस बदलता है जापान में, प्रीफेक्चर बदलते हैं, वैसे वैसे उन जापानीज बोलने का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है ना। तो अलग अलग लोगों से जब आप बात करोगे, अलग अलग प्रीफेक्चर के लोगों से आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि हर किसी का जापानीज बोलने का तरीका अलग है। तो लिसनिंग में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों को कैच करने लग गए ना स्टार्टिंग से ही, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लिसनिंग में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पीकिंग। बट अब इसमें क्या ही बात करें, हमने इस लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग की भी बात कर ली। अगर जो कोई आप चीज़ सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका रिप्लाई भी करेंगे और उसे ही हम स्पीकिंग कह देते हैं, है ना। तो स्पीकिंग में क्या है कि हमने बोला कि कांजी की हम आपकी कांजी पे फोकस करने वाले हैं कि कांजी कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। हम आपकी लिसनिंग पे फोकस करने वाले हैं कि लिसनिंग आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ना। अब बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग कैसे इंप्रूव होगी ना, सबसे ईजी तरीका बताऊँ स्पीकिंग इंप्रूव करने का, वो है रीडिंग। जब आप जैसे जैसे रीडिंग करते हो ना, अलग अलग टॉपिक पे रीड करते हो, है ना, अलग अलग आर्टिकल पढ़ते हो, है ना, अलग अलग टॉपिक पे जब आप पढ़ते हो तो आपकी अलग अलग टॉपिक की जो नॉलेज है ना वो गेन होती है ना। और प्लस की आपकी कांजी तो स्ट्रांग होगी, आप पढ़ोगे तो कांजी होगी, तो वो पढ़ोगे तो आपकी कांजी भी प्रैक्टिस हो रही है। और दूसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस को ग्रामेटिकली हम कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, वो रीडिंग से पता लगेगी। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपकी जो रीडिंग है ना वो तो इम्प्रूव होगी। उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो आपकी स्पीकिंग पे पड़ेगा, क्योंकि आपको जो उस टॉपिक पे नॉलेज है उसके बिहाफ पे आप स्पीकिंग भी अच्छे से कर पाओगे। कोई जापानीज़ है उसका आपको एक्सेंट पता लग गया कि एक्सेंट अच्छा है, ये एक्सेंट ऐसे बोलना है इस वर्ड को, तो आप उसी तरीके से अगर बोलोगे ना तो आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा स्पीकिंग करने के लिए। बाकी स्पीकिंग के लिए और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो सब चीज़ें हम आपके लिए अरेंज करेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कितने रुपए में, सिर्फ 2000 में। आपसे कोई हम पर मंथ 2000 चार्ज नहीं करने वाले, आपसे सिर्फ हम एक लेवल के, सिर्फ N5 लेवल के, JLPT N5 पूरे लेवल के कंप्लीट कोर्स के कम से कम 4 से 5 महीने लगने वाले हैं आपके N5 वाले कोर्स में। और सिर्फ 2000 तो है। और दूसरी बात पता क्या कि जो बेसिक है ना N5 लेवल एकदम बेसिक लेवल है। अगर आपने 1-2 महीना एक्स्ट्रा अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में दे दिया ना, जब आप नेक्स्ट लेवल पे पढ़ोगे ना कि N4 N3 N2 N1, तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि हाँ मैंने जो बेसिक पे अपना टाइम दिया था ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा उस टाइम पे। तो हमने सारे पॉइंट पे आपके बात करी कि कांजी कैसे आपकी इंप्रूव करानी है ना, रीडिंग कैसे आपकी करानी है, लिसनिंग कैसे करानी है, स्पीकिंग कैसे करानी है। तो इन सबको करके आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाएंगे, पेपर देने। हाँ पेपर देने। तो पेपर कौन सा दोगे आप, JLPT का, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आप पेपर दोगे, बेसिक लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल N5 से स्टार्ट होता है। तो अब आपको हमने कांजी करा दी, स्पीकिंग करा दी, लिसनिंग करा दी, रीडिंग करा दी। अब आपका जो है पेपर देने की बारी आती है। अब किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ आप, वो आपको मिन्ना नहीं होंगे पढ़ा देंगे, लेकिन आपको पेपर के लिए गाइड नहीं करेंगे।
है ना, पेपर आने कैसे वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, या फिर पेपर को पास कर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप जापानीज लैंग्वेज नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ने का तरीका अलग है, और अगर आप जापानीज लैंग्वेज पेपर पास करने के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसको करने का तरीका अलग है ना। आपको जापानीज लैंग्वेज की नॉलेज के लिए कैसे कराना है उस पर हमने बात करी अब तक कि आपकी कांजी, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये प्रैक्टिस तो हमने करा दी, लेकिन अब N5 जो मेन एग्ज़ाम है आपका उसको कैसे पास कराया जाए, है ना। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और N5 लेवल पे तो चलो बच्चे कर भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन N4 और N3 लेवल पे बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि N5 लेवल पे आपको किस तरीके से पास कराया जाए JLPT में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम ऋतिक साहब? इसके लिए भी हमने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, सैम्पल पेपर्स। अब बच्चों को N5 लेवल पे यही नहीं पता होता कि सैम्पल पेपर्स कहाँ से लेंगे, है ना, इंटरनेट पे कैसे सर्च किया जाए कि चाहे सैम्पल पेपर मिल जाए, है ना। तो वो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, वो सब मतलब स्टडी मटेरियल JLPT N5 के लिए ना उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर मार्केट में है नहीं, है ना। तो ना N4 के लिए है, ना फिर ना N5 के लिए उतने ज़्यादा नहीं है। तो जो JLPT N5 है ना उसके लिए पेपर अब कैसे अरेंज किया जाए आपके लिए, वो सब टेंशन हमारी है, वो आपकी टेंशन नहीं है। हम आपके लिए जितने पेपर्स हो सकेंगे ना उतने अरेंज करेंगे। आपको जो पेपर पैटर्न होता है एक बार उससे गो थ्रू करा देना आप JLPT, मतलब हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही पास कर जाओगे JLPT, है ना। और सैम्पल पेपर्स जो है हम आपसे इतने सॉल्व करा देंगे, सैम्पल पेपर्स इतना, जो एक पेपर पैटर्न होता है आपको खुद पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसे पैटर्न आने वाला है और इस तरीके से हमें पेपर अटैम्प्ट करना है ना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो सब हम आपको गाइड करेंगे कैसे आप JLPT N5 को एकदम ईजिली तरीके से पास कर पाओगे। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आना है, क्लासेस लेना है और घर पे टाइम देना है जापानीज़ को। टाइम नहीं दोगे ना जापानीज़ को तो जो चीज़ 1 महीना लगता है ना जिस चीज़ को करने में, उसको करने में आप 3 महीने लगा दोगे, और आप फाइनली आपको क्या फील होगा कि मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप N5 लेवल को ज़्यादा टाइम दे देते हैं ना तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और बेसिक स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप नेक्स्ट लेवल पे आसानी से मूव कर सकते हो। अगर बिना बेसिक स्ट्रॉन्ग किए आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर गए ना तो आपको हमेशा यही फील होगा कि यार मुझे N4 करने से पहले एक बार N5 पढ़ लेना चाहिए, है ना। N3 करने से पहले एक बार N4 पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो हम जो नेक्स्ट लेवल्स के लिए क्लासेस देंगे उस पर हम कैसी आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे N4 लेवल के बारे में। लेकिन आज हमने बात करी N5 लेवल पे हम किस तरीके से आपको प्रिपरेशन कराएंगे। हमारा एकदम डिफरेंट स्टडी मटेरियल होने वाला है, कांजी पे हमारा मेन फोकस होगा। आपकी जो रीडिंग है वो किस तरीके से करानी है वो आप उसके बारे में हमसे बात कर चुके। आपकी जो लिसनिंग है वो कैसे इंप्रूव होगी, आप वो नेटिव से बात करोगे, आप हमसे बात करोगे, आप जितना हमसे सीख सकते हो सीखिए, है ना। नेक्स्ट आपकी जो लिसनिंग है, नेक्स्ट आपकी जो स्पीकिंग है वो कैसे इंप्रूव होगी। आप डेफिनेटली जो पहले वाले पॉइंट पे बात करी, स्पीकिंग आपकी रीडिंग अच्छी हो गई है ना, कांजी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आप लिसनिंग अच्छे से कर पा रहे होते हैं ना, आपको स्पीकिंग में कैसे बात करनी, क्योंकि हर लैंग्वेज को ना बात करने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज को बोलने का तरीका अलग होता है। तो उस चीज़ को स्पीकिंग में कैसे लेके आना है उन चीज़ों को, तो वो हम आपसे बात करेंगे। आपकी स्पीकिंग इंप्रूव करने में हमारी साइड से आपको फुल सपोर्ट होगा। और नेक्स्ट जो JLPT एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करना है, उसको एक बारी में कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे पास करना है, और पास ही नहीं करना, अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आने हैं, है ना। स्टार्टिंग में बच्चे पास कर जाते हैं लेकिन उनके वही 100 मार्क्स हैं, किसी के 110 हैं, है ना। लेकिन सपोज़ अगर आप 150 लेके आ जाते हो, 140 लेके आ जाते हो, सिर्फ कहाँ से, सिर्फ 2000 रुपये की क्लासेस से, है ना। तो जो बच्चा 20,000 की क्लासेस से नहीं ले पा रहा ना वो आप 2000 रुपये की क्लासेस से लेके आ सकते हो, ठीक है। तो हमारा तो आपसे यही होगा कि अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और जो आपकी जो भी देखो, वैसे हमने N5 लेवल के जो बच्चे आने वाले हैं हमने डिटेल में बात करी। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके अब कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।